हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम आधुनिक इतिहास के दौरान उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लास बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं, जिसमें कि पहले क्लास में मैंने उत्तर मुगल काल और मुगल काल दोनों के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, और उनके जो शासक थे उनके समय सारणी कि कब से कब तक वो शासक बन के रहे, इन सब पे पूरी तरह से डिटेल में बात की है और समझाए। फिर सेकंड क्लास में हमने जो उत्तर मुगल काल में जो शासक थे 11 जो शासक थे मुगल वंश के, उनमें से हमने बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला, इन 5 शासकों के बारे में पढ़ा है, समझा है, बेहतरीन तौर से समझा है। होप आप सब अगर जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उनको वीडियो देख के बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, और यहीं पे होता है मुगल वंश की समाप्ति। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि ये है एक प्रॉपर एजुकेशनल चैनल और यहाँ पे मिलता है आपको जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको 150% से ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चैनल पे बने रहिए और हमारे प्रीवियस ईयर वीडियोस भी देखिए, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको अन्य चैनलों पे नहीं मिले होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ से? तो मोहम्मद शाह से। सबसे पहले हम पिछले वीडियोस में हमने बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला के बारे में समझ रखा है। तो आप लोगों में जो इस वीडियो को नया आज पहली बार देख रहे हैं वो जाकर क्लास जरूर से पिछला अटेंड कीजिए, बहुत ही मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में और इससे घटित घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह का जो समय अवधि था वो 1719 से लेकर 1748 था। लगभग ये 29 सालों तक मुगल वंश का शासक रहा। और इस दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद शाह को, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फर्रुख सियर को, रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला को शासक बनने में सैयद बंधुओं का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। उसी प्रकार जब रफी-उद-दौला की मृत्यु होती है, इसके बाद से मोहम्मद शाह का भी शासक बनने में सैयद बंधुओं ने सहायता की थी। लेकिन मोहम्मद शाह जो था वो थोड़ा सा चालाक प्रवृत्ति का इंसान था। उसने देखा कि इससे पहले भी इन्हीं दो भाइयों ने क्या किया था कि और लोगों को भी शासक बनाया था और बाद में जाके उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र रचा और ऐसा कुछ किया ताकि उनकी हत्या भी हो गई। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये सैयद बंधुओं की ही हत्या करवाता है। सैयद बंधु के बारे में हमने डिटेल में पिछले क्लास में आपको बताया है। सैयद बंधु जो कि हुसैन खां और अब्दुल्ला खां थे, इसी मोहम्मद शाह द्वारा इनकी हत्या की जाती है। तो याद रखिएगा सैयद बंधु का पतन कौन करता है? तो वो मोहम्मद शाह करता है। तो ये एक और टॉपिक हुआ। दूसरा एक और कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि उत्तर मुगल काल में कौन सा शासक था जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं? तो वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अब अगला पॉइंट ये होता है कि मोहम्मद शाह के सही शासन काल में मुगल वंश के जो क्षेत्राधिकार था उसमें से कुछ क्षेत्र अलग होते हैं, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद और मद्रास, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र अलग होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किस मुगल शासक के शासन के दौरान उसके क्षेत्र बंगाल आज़ाद होता है या हैदराबाद आज़ाद होता है, अलग एक राज्य बना। तो कौन सा शासक था? तो मोहम्मद शाह। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बंगाल, हैदराबाद और मैसूर जैसे क्षेत्र इत्यादि जैसे क्षेत्र कब आज़ाद होते हैं? तो मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। अब आते हैं इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। वो ये होता है कि इसी के टाइम में नादिर शाह, जो कि एक ईरानी आक्रमण करता था, जो कि 1739 में आक्रमण करता है। कहाँ? तो दिल्ली में। और इस आक्रमण में उसने उसकी मंशा थी बस लूटपाट करनी, और इस आक्रमण में वो लगभग 57 दिनों तक कहाँ रहता है? दिल्ली में, और अपना लूटपाट करता है। और इसी लूटपाट के दौरान जब वो जाने लगता है तो मयूर सिंहासन
और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछता है कि वो कौन सा आक्रमण करता था जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले जाता है, तो आप क्या बताएंगे? तो वो नादिर शाह था, जो कि ईरानी आक्रमण करता था और वो 57 दिनों तक दिल्ली में रहकर आक्रमण किया। और वो किसके शासन में आता है? तो मोहम्मद शाह के शासन में आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है कि अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और मयूर सिंहासन को भारत से ले कौन गया था? तो नादिर शाह लेके गया था। कोहिनूर हीरा को किसने भारत से लेके गया? तो वो नादिर शाह ले गया। और नादिर शाह कहाँ से था, बिलोंग करता था? तो वो ईरान से बिलोंग करता था। बस आपको मोहम्मद शाह से यही 2-4 चीज़ें याद रखनी है, कभी इससे ज़्यादा इससे बाहर से पूछता ही नहीं है। तो बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं, हम देखते हैं कौन। अब तो मोहम्मद शाह हम लोग देख लिए। अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम में बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, अहमद शाह का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 1748 से लेकर 54 तक था। और इनके शासन काल में बस एक ही चीज आपको याद रखना है कि इसके टाइम में अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अब अब्दाली कौन है? तो ये भी एक ईरानी आक्रमण करता है, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसका आक्रमण होता है आपका 1748 में। और ये लगभग 6 बार भारत पर आक्रमण करता है। तो अहमद शाह से आपको बस इतना ही याद रखना है कि अहमद शाह के टाइम में ही अब्दाली का आक्रमण हुआ था। और ये भी कौन था? तो ये भी ईरानी आक्रमण करता था। और अब्दाली का पूरा नाम क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था भारत में। और वो कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो वो 6 बार भारत में आक्रमण किया। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है आपका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर शाह द्वितीय। और इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1754 से लेकर 58 तक था। तो आपको मिला सकते हैं कि इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था महत्वपूर्ण चीज? तो इसके शासनकाल के दौरान हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि होता है आपका 1757 में। और इस युद्ध का अंग्रेजों द्वारा नेतृत्व कौन करता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। बस आलमगीर शाह द्वितीय से ही बस आपको यही एक इम्पोर्टेंट है, तो आपको यही याद रखना है। अब इसके बाद कौन आता है? तो शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय से 2-4 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहा आपका 1758 से लेकर 1806 तक। 1806 तक। और इनके शासन के दौरान ही क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। और यही युद्ध जो 1764 में हुआ, यही युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों का भारत में पूरा वर्चस्व का, क्योंकि भारतीय 3 राजाओं के साथ अकेले अंग्रेजों ने ये युद्ध लड़ा था और इन तीनों राजाओं को हरा दिया था। इसलिए ये एक निर्णायक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है अंग्रेजों के हित में। तो उस टाइम कौन था? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। और इसी के शासन में क्या होता है? तो इलाहाबाद की संधि होती है। जो कि होती है कब? 1765 में। ध्यान रखिएगा ये 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि 1803 में शाह आलम द्वितीय को ही एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा, जिसका नाम था लॉर्ड लेके, इसकी मदद से इसको अंग्रेजों का इसकी मदद से इसको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा 1803 में वो कौन सा मुगल शासक था जिसको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है? तो वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम से भी बस आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ एग्जाम में पूछता नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय से भी आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि इसी मुगल शासक ने राजा राम
मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इसी ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था कि जाके वो वहाँ पे जो अंग्रेज यहाँ पे जो मतलब व्यवहार कर रहे थे यहाँ के शासकों के साथ, राजाओं के साथ, जैसे उत्पीड़ित कर रहे थे सबको, वो जाकर बताने के लिए इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था, तो इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड की महारानी से बात करने के लिए। और उसी दौरान इनको राजा की उपाधि दी थी। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दे दीजिएगा एक बार इसमें भी। बस अकबर द्वितीय से भी आपको यही याद रखना है। फिर आते हैं सबसे लास्ट बहादुर शाह द्वितीय। इनसे बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें भाग लिया था इन्होंने, और इस जब क्रांति को दबा दिया गया तब इनको बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, तो रंगून। इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पे इनका 1862 में हो जाता है मृत्यु। तो इनसे बस एक चीज याद रखना है कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग लिया था, बहादुर शाह, और यहीं पे होता है आपका मुगल वंश का खात्मा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह से आप देखेंगे कि सैयद बंधु का पतन किसके द्वारा होता है, तो मोहम्मद शाह के द्वारा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह कहा जाता है। बंगाल, हैदराबाद और मैसूर अलग होते हैं किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह जो कि ईरानी आक्रमण करता था वो किसके समय में आता है, तो मोहम्मद शाह के समय में आता है। भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा कौन ले गया था, तो वो नादिर शाह ले गया था। और अंतिम बार वो मुगल कौन सा शासक था जो मयूर सिंहासन पे बैठा, तो वो मोहम्मद शाह बैठा। मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था। बस मोहम्मद शाह से बस इतनी चीजें। अहमद शाह से बस एक पॉइंट कि अहमद शाह के टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली ईरानी आक्रमणकर्ता का आक्रमण हुआ था पहली बार 1748 में। आलमगीर शाह से बस एक ही पॉइंट कि आलमगीर शाह के शासनकाल में हुआ था प्लासी का युद्ध। शाह आलम से बस 2-3 चीजें, बक्सर का युद्ध शाह आलम के समय में, इलाहाबाद की संधि शाह आलम के समय में, और 1803 में इनको लॉर्ड ले के द्वारा संरक्षण मिला था। अकबर द्वितीय से बस एक पॉइंट कि राजा राम मोहन राय जी को ये राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह से बस एक पॉइंट कि 1857 के क्रांति में इसने भाग लिया था और इसकी मृत्यु होती है 1862 में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि उत्तर मुगल काल के जो अंतिम शासक थे उनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा, और आज ये उत्तर मुगल काल का जो क्लासेस था वो पूरी तरह से खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध किन किन कारणों से होता है, उसके मतलब उस युद्ध का जो परिणाम था वो क्या होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और रोज दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एक दिन रुक जाना आपको 4 कदम पीछे करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।